फर्क नहीं पड़े। अगर हम अर्थ एज अ होल लेंगे तो ये जो पोर्शन हम ले रहे हैं कि अगर वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से छोटा होगा तो क्या वो अर्थ से टकरा जाएगा? ये अर्थ है। अगर मैं इसे यहाँ से थ्रो करूँ तो ये पार्टिकल ऐसे आकर के अर्थ को हिट कर देगा ना, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम स्पीड होगा तो। ठीक है, एग्जैक्टली ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर अगर होता तो अर्थ सरफेस के चारों तरफ वो इस तरह से सर्कल में मूव करेगा। ठीक है, सो फॉर दैट सेक हम लोगों ने अर्थ को एक पॉइंट मास के जैसा ट्रीट किया था यहाँ पे। ना प्रैक्टिकली हम लोग करते क्या है कि जब भी इस तरह का मोशन होता है तो एक बॉडी को सेंटर पे रेस्ट में ले रहे हैं और दूसरे बॉडी को मूव करा रहे होते हैं। बट इन केस ऑफ बाईपोलर, बाईपोलर का मतलब जहाँ पे दो स्टार्स हो तो वो दोनों ही स्पेस में मूव कर रहा होता है। ठीक है, और वो दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूव कर रहा होता है। तो वहाँ पे अगर कोई इक्वेशन लिखना हो, जैसे टाइम पीरियड वगैरह कुछ निकालना है, तो कैसे करेंगे? इफ आई समराइज द थिंग्स जो कि प्लानिटरी मोशन में पढ़ा है हम लोगों ने, so the force acting सेंटर पे एक मास है और रिवॉल्विंग मास स्मॉल m है। So the force acting is gmm upon r square. What is the formula for velocity? Root under gm upon r na. This is called Yes. orbital velocity. What is escape velocity? Root 2 gm upon r. अपॉन r। ठीक है, and then different paths. What is the energy associated with them? Potential energy कितना है? तो minus g capital M small m upon r. Kinetic energy is how much? We find it using the formula half mv square, but it comes out to be g capital M small m upon 2r आता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम रिलेट कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ दीज टू एंड दे विल गिव यू लाइक दिस, है ना। माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। सो दिस इज द टोटल एनर्जी। ये जो नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब कि टोटल एनर्जी नेगेटिव है एंड देयरफॉर वी विल कॉल इट बाउंड सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों था, उसके वजह से ये चीज़ आया है। मेरे हाथ में जो बढ़ाने का अगर है इसको उसी जगह पे, तो काइनेटिक एनर्जी को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय इम्पार्टिंग और प्रोपेलिंग मोर एंड मोर वेलोसिटी टू द सिस्टम। वेलोसिटी को इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा और उसके वजह से हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये टोटल एनर्जी पॉजिटिव बन जाए। जैसे ही ये टोटल एनर्जी पॉजिटिव होगा ये सिस्टम बाउंड नहीं होकर के ओपन हो जाएगा, मतलब स्मॉल एम जो है वो दूर चला जाएगा कैपिटल एम से। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी को निकालते समय हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ किया है। तो ज़रा बताओ मुझे, फाइंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ स्टोन थ्रोन फ्रॉम r equals to h by 2 above अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से h by 2 हाइट पे जाकर के ये रहा अर्थ,
तो यहाँ से हमने एक स्टोन को थ्रो किया है। दिस स्केप होने के लिए ना डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। सो इट कुड बी एनीवेयर। लेट्स से इधर मैंने थ्रो कर दिया सम स्पीड v से। द हाइट इज r/2 फ्रॉम द सरफेस, और सेंटर से ये डिस्टेंस r है सरफेस का। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्पीड एट a? सो क्या यूज किया था हम लोगों ने कि इन्फिनिटी पे नॉन जीरो वेलोसिटी होगा, ठीक है ना। टू एस्केप व्हाट शुड बी द कंडीशन? सम नॉन जीरो वेलोसिटी और स्पीड एट इन्फिनिटी, ठीक है। सो इनिशियल टोटल एनर्जी कितना लिखोगे? सो इट इज हाफ mv² minus g, capital M small m, capital M is the mass of earth and small m is the mass of the particle, upon how much distance is right now? अभी है कितना? OA कितना है? It is 3r/2 ना, r plus r/2। फाइनल एनर्जी क्या लिखोगे? सो फाइनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कुछ रहेगा, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। नाउ बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक तो ये वेलोसिटी, ये एनर्जी बड़ा होना चाहिए, एंड बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी हैज टू बी इक्वल हाफ mv² minus 2g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 3r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं क्या इसे? एक्चुअली इसे लिखना था तुम्हें इक्वल्स टू हाफ mv²। अब ये v' नॉन जीरो कुछ रहेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू जब 0 हो जाएगा ऑलमोस्ट तब के लिए ले रहे हैं, एंड देयरफॉर दिस क्वांटिटी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ से v सॉल्व करके निकाल देंगे। और यहाँ से v आ रहा है 4g कैपिटल M अपॉन 3r रूट कवर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा, तो इसमें मिनिमम वेलोसिटी को हम इसके वेलोसिटी बोल रहे हैं कि कम से कम इतना वेलोसिटी से आपको थ्रो करना ही करना है। इससे ज़्यादा से अगर थ्रो करते हो देन इट्स फाइन, पक्का स्केप करेगा। इस वेलोसिटी से कम पे अगर हम थ्रो करेंगे देन इट्स गोइंग टू कोलाइड विद द अर्थ, मतलब फ्री नहीं होगा। सो अंडरस्टूड ना स्केप वेलोसिटी कैसे निकालना है? Yes. Two planets rotating under mutual ग्रेविटेशनल फोर्स, एक दूसरे के ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा करके मूव कर रहा होगा। सो दिस इज वन मास एंड दिस इज अनदर मास। इनका सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, लेट अस से दिस इज द सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहला चीज है कि इस सिस्टम को बनने के लिए ना इन दोनों का एंगुलर वेलोसिटी को सेम होना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को जब फोर्स लगा रहा हो तो वो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा क्या, F एंड F। दोनों के बीच में सेपरेशन टोटल लेंगे हम R, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास से आपको पता है
कि m2 कितना लिखना होता है और r2 कितना लिखना होता है और r1 कितना लिखना होता है. Like m1 equals to how much? r1 equals to how much? Is it m2 upon m1 plus m2 into r? Center of mass rule. ठीक है, तो ये डिस्टेंस है दोनों मास का, अब उसके सेंटर ऑफ मास है. When there is subsequent motion, they will always be opposite to each other, following the same rule m1 r1 equals to m2 r2. तो जब m1 यहाँ आएगा तो m2 यहाँ आ चुका होगा. It will be going like this. Then after some time you will find it like this. So basically what we observe is कि m2 जो है वो r2 रेडियस के साथ मूव कर रहा है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ऐसे इस पाथ में, और जो m1 है वो इस पाथ में मूव कर रहा है सेंटर के अबाउट. हर मोमेंट पे दोनों मास एक दूसरे के ऑपोजिट ही होगा और कुछ नहीं हो सकता इसमें. सो यू अंडरस्टूड दिस मोशन. Like if m1 is here, then where is m2? तो आप सेंटर ऑफ मास से m1 को कनेक्ट करोगे ऐसे, और छोटे वाले सर्किल पे m2 को लोकेट करोगे. इट इज हियर. डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो m1 अगर ऐसे ऊपर जा रहा है तो m2 इज कमिंग ऑन दिस साइड. ठीक है ना. सो क्वेश्चन can come like, what is the angular momentum of the system, what is the angular velocity of the system and all. ठीक है. दोनों का angular velocity सेम है. Yes sir. So दोनों का velocity v1 equals to omega r1 and v2 equals to omega r2. ठीक है. नाउ किसी एक पे अगर हम बात करें, सपोज करो आप, अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, तो अभी हम ओमेगा निकाल रहे हैं. ये ओमेगा किसी भी एक मास से निकाल सकते हैं. सो इफ आई टॉक ऑन मास m2, तो उस पे जो फोर्स लग रहा है वो है g कैपिटल M, सॉरी नॉट कैपिटल M, यहाँ m1 m2 यूज करोगे, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. दिस विल लीड टू m2 omega square into r2, circular motion, centripetal force. So from here m2 cancelled, omega equals to क्या आ जाएगा, g m1 upon r square into r2 root cover. ठीक है. So this is the answer. And if we wish to express r2 in terms of r, क्या लिखना चाहिए मुझे, r2 बराबर m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r, ऐसा लिखना चाहिए ना. सो इट इज g, m1 कैंसिल आउट हो जा रहा है और ऊपर में आ जाएगा m1 प्लस m2, नीचे में r क्यूब आ रहा है. This is the angular velocity of the both masses. ठीक है. What else we can find? So angular momentum हम निकाल सकते हैं, then energy associated with the system, ये सब निकाल सकते हैं. So I'm just telling you how to work upon. System कैसा होगा ये, and then how to work upon. ठीक है. If I ask you what is the angular momentum of this system, so unless stated, m1 and m2 will be treated as point masses. भले ही वो planet हो, लेकिन अभी हम इसे point mass के जैसा treat कर रहे होंगे. And therefore L will be equals to I1 omega 1 vector plus I2 omega 2 vector.
इज दैट ट्रू? अभी ये ओमेगा जैसा फिगर में शो किया है, ये क्लॉकवाइज है, तो क्या दोनों ही अंदर की ओर होगा ओमेगा इनटू द प्लेन यूजिंग Yes. राइट हैंड थंब Yes. रूल? एक्सियल लाइन पे शो करते हैं ओमेगा को, तो ओमेगा का जो एक्सियल लाइन होगा वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू होगा, सो इट विल बी इनटू द प्लेन। आप कुछ उसके लिए जो भी माइनस के यूज़ करना चाहते हो तो माइनस के यूज़ कर सकते हो, बट दोनों ही अंदर की ओर होगा, इसलिए दोनों तो सीधा सीधा ऐड होने वाला है। सो व्हाट इज I1? इज इट m1 r1 स्क्वायर? पॉइंट मास है इसलिए, ठीक है। ओमेगा दोनों का सेम रहेगा तो मैं कॉमन ले लेता हूं दोनों में से, सो ये m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा ऊपर निकाल रखा है हम लोगों ने, सो इट इज जस्ट नीड टू बी सिंप्लीफाइड। क्या ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जो याद रखना है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। अगर आता है सिचुएशन सॉल्व करने के लिए तो आप ऐसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। जैसे स्केप वेलोसिटी को याद रखना है, अगर अर्थ के ऊपर से थ्रो करेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को याद रखना है, उस तरह से इसे याद रखने का जरूरत नहीं है। बाकी दोनों को अगर हम एक्सप्रेस कर दें तो क्या कॉमन आएगा? m1 m2 r स्क्वायर सॉल्व करने पे ये आएगा m1 प्लस m2 इंटू ओमेगा आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखें तो म्यू r स्क्वायर ओमेगा इक्वल्स टू l, वेयर म्यू इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 दिख रहा है तुम्हें। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस म्यू? This is called reduced mass, right? तो रिड्यूस्ड मास के ऊपर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। यूजुअली रिड्यूस्ड मास पिक्चर में तब आता है जब कोई सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा मास हो और अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो बिहेवियर कर रहा हो, ठीक है, तो उस समय रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट आ जाता है। जैसे ऑक्सीलेशन होना है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होना है, रोटेशन होना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो रहा है अभी के केस में, ठीक है। So this was about the two planets moving under their mutual gravitational force. So we have done this chapter, ठीक है। Can we do this question? Two satellites A and B of equal masses moves in an equatorial plane of the earth, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन कौन होता है? इक्वेटर सर्किल जो है, इक्वेटर वो जिस प्लेन में लाई कर रहा है दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। क्लोज टू द अर्थ सरफेस, मतलब H0 लेना है यहाँ पे। सैटेलाइट A moves in the same direction as of the rotation of the earth while satellite B moves in opposite direction. Calculate the ratio of kinetic energy of B to A in reference frame fixed on the earth surface. अर्थ से अगर हम खड़े होकर के देखें तो एंगुलर वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? ये अर्थ है और ये टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू में यही इक्वेटोरियल प्लेन बन जाएगा
और इक्वेटोरियल सर्किल जो होगा, जो अभी स्फीयर बनाया उसका बाउंड्री ही इक्वेटोरियल सरफेस होगा। ये अर्थ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। सो सैटेलाइट ए जो है वो अर्थ के ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड सैटेलाइट बी जो है वो अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। So calculate the kinetic energy with reference to the earth surface. Yes, so how to do with this? अर्थ का अपना ओमेगा है, ठीक है, जिसे हम वी भी निकाल लेंगे, और उसी तरह से दोनों सैटेलाइट का अपना वी ए एंड वी बी है। क्या ये वी ए एंड वी बी बोथ आर इक्वल? ये ऑर्बिटल वेलोसिटी ही तो है, जी एम अपॉन आर, बस डायरेक्शन उल्टा रहेगा, ठीक है। सो ओमेगा ए अगर लिखना हो मुझे तो वी ए अपॉन आर लिखना है, एंड सेम इज द केस विथ ओमेगा बी ऑल्सो। वी बी अपॉन आर। नाउ व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी? जैसे मैं बोल रहा हूं, अर्थ सरफेस से अगर हम बात करें, सो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए, ओमेगा ए डैश से डिनोट करूं, क्या होगा? दोनों ओमेगा ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा? Sub. Subtract. सब्सट्रैक्ट। एक्चुअली ये तुम लोगों को मैंने बताया है पहले कि हम क्या करते हैं ना, जब भी ओमेगा निकालना होता है रिलेटिव, तो सीधा ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी नहीं बोलते हैं, या फिर ऐसे बोलो कि दोनों जब तक बराबर ए पे नहीं रहेगा तब तक नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि वी ए माइनस वी बी अपॉन आर करके लिखते हैं। ये बहुत पहले हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में ही समझा था। वी ए माइनस वी बी अपॉन आर करके ही लिखा जाता है, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली ओमेगा नहीं चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर जैसा ही टर्म यूज़ करेंगे ना। सो वी चाहिए हमें, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी वी ए डैश अगर मैं बोलूँ तो वी ए माइनस वी अर्थ, ठीक है। तो वी ए इज ओके, वी अर्थ जो है ना वो ओमेगा ई इंटू आर लिखेंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है इसलिए सब्सट्रैक्ट करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो ऐड करना है। सो सिमिलरली वी बी डैश विल बी वी बी प्लस ओमेगा ई आर। व्हेन दे टॉक अबाउट द रेशियो, सो बेसिकली मासेस तो सेम दे रखा है, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए upon kinetic energy of B is nothing but VA dash square upon VB dash square ही होगा। That means VA minus VB plus होल स्क्वायर होगा, यही होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ बी अपॉन ए बोला है तो डिनोमिनेटर उल्टा करके आंसर करना है इसमें। बाकी सॉल्विंग बाकी है करना अभी। देखें सॉल्यूशन में क्या किया इसने। Yes, it is okay.
इसने ओमेगा के टर्म में लिखा है, बट हमने जो लिखा है वो सही है। इसने ओमेगा के टर्म में इस तरह से ही ले लिया है कि सीधा सीधा जैसे ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ई इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ ए माइनस ओमेगा ऑफ ई, ठीक है। और दोनों तरफ आर से फिर मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये वी ए बन जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट है, ठीक है। जस्ट टू बी ऑन द कॉन्शियस साइड हम लोग v के टर्म में लिखते हैं, ना कि ओमेगा के टर्म में इसे लिखते हैं। चलो सॉल्विंग उतना ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सॉल्विंग कम कम करना पड़ेगा। बुक ने इसे यूज़ तो किया है, लेकिन इसका सॉल्विंग इसने पहले ही किया हुआ है, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट ओमेगा बी एंड ओमेगा ए ई को सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे। एंगुलर मोमेंटम पे डिस्कशन हो चुका है, एनर्जी वगैरह पे डिस्कशन हो चुका है। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? A satellite of 1000 kilogram is rotating about the earth in a circular orbit of radius 3r। तो ये सेंटर से पूरा ऑर्बिट का डिस्टेंस दिया है, अर्थ सरफेस से नहीं है। फाइंड एक्स्ट्रा एनर्जी टू बी गिवन टू दिस satellite if it is to be shifted to 4r। अर्थ है, ये पहला ऑर्बिट है और ये दूसरा ऑर्बिट है। इट इज एट 3r and the second orbit is at 4r। So what is the extra energy to be given to this satellite to shift it from? तो एनर्जी बढ़ेगा या कम होगा? सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी फॉर्मूला? ई टोटल का फॉर्मूला बोलिए जरा। माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r, ठीक है, ये होता है। तो अभी r बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो ये क्वांटिटी घटेगा, लेकिन माइनस साइन है तो ओवरऑल ये क्वांटिटी बढ़ेगा। सो रेडियस के बढ़ने से यहाँ पे एनर्जी बढ़ रहा है। ऐसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिनिमम एनर्जी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है और मैक्सिमम एनर्जी जीरो ही होता है जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे होता है। सो डिस्टेंस बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ता है एंड देयरफॉर वी हैव टू ऐड एनर्जी। तो क्या सीधा सीधा एनर्जी का डिफरेंस लिख दें यहाँ पे आंसर? और तो कुछ नहीं करना है। सो यही है, एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू energy associated in 4 minus energy associated with third orbit or 3r। So minus g capital M small m upon r, 2r कॉमन, r नहीं कॉमन लेंगे, अपॉन 2। जहाँ पे 4 है वहाँ पे 1/4r लिखना है और जहाँ पे 3 है वहाँ पे 1/3r लिखना है। We will simplify it। तो माइनस आर अपॉन 12 और बाहर 2 है, 24 हो जाएगा। सो प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 12 आर आ रहा है। दिस इज द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम।
स्मॉल m 1000 है, कैपिटल M अर्थ का मास है। बाकी सॉल्विंग है। देख रहे हो, इसका भी आंसर आया इतना। कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 24R। ओके, मैंने यहाँ पे 24 नहीं लिखा, ये 24 होगा ना, Yes, sir. बाहर में 2 था, सो इट इज 24R। बाकी सब्स्टिट्यूशन करना है और सिंप्लीफाई करना है। Try this question. Spaceship sent to investigate a planet of mass capital M of radius r, while hanging motionless in the space at a distance of 5r from the center of the planet, फिगर में शो कर रखा है। Spaceship fires an instrument package of mass m which is much smaller than the mass of the spaceship। एक्चुअली वो मोमेंटम को कंजर्व नहीं कराने के लिए बोल रहा है, ठीक है। At what angle theta will the package just grazes? At what angle will the package just grazes the surface of the planet? Okay. So basically क्या पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ से हीट करने के बाद ये ऐसे जा सकता है, ये हो गया ग्रेजिंग, ठीक है। एंड इट कुड बी ऑल्सो लाइक दिस। नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि क्रॉस नहीं कर सकता, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्रॉस नहीं कर सकता है। पाथ 1 होगा, पाथ 2 नहीं होगा। पाथ 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर मोमेंट पे जो फोर्स लाइन है वो तो सेंटर के तरफ होगा ना, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, ऐसा होगा। तो नीचे वाला लाइन 2 अगर पाथ 2 लेंगे तो ऐसा नहीं होगा ना। ये देखो, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा तो फिर ये इधर नहीं जाता हुआ दिखेगा। समझ रहे हो क्यों नहीं होगा पाथ 2? केवल पाथ 1 होगा जिसमें ये टच कर सकता है, ग्रेज कर सकता है इसको। तो ये कौन सा एंगल पूछ रहा है? यहां से कितना एंगल पे थ्रो करेंगे ये पूछ रहा है, या कितने एंगल पे थ्रो करेंगे ताकि ये जस्ट टेंजेंशियली निकल जाए, ठीक है। तो स्टार्ट हुआ ए से और बी पे ये जस्ट टच करता हुआ निकल जाएगा। व्हाट कंसेप्ट वी हैव टू अप्लाई? वो कौन कौन सा कंसेप्ट है जो इसमें हम यूज करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करोगे क्या? आप मानते हो ना कि यहां तक आते आते में कुछ ना कुछ इसका स्पीड होगा, बी पे भी कुछ स्पीड होगा, और कौन बड़ा होगा? वी नॉट बड़ा होगा या वी बड़ा होगा? वी। वैष्णव, वी बड़ा होगा, है ना, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेट होगा और स्पीड अप हो चुका होगा, ठीक है।
और दूसरे तरीके से आप समझेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, ग्रेविटी काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होगा, ठीक है। बट यू ऑल्सो नो दैट ग्रेज का मतलब ये है कि रेडियल लाइन पे ये मोशन परपेंडिकुलर है। कैन आई अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन दिस केस अबाउट ओ? Yes. Yes, sir. Why we will apply this? Because torque about Torque O is is becoming 0. है ना। फोर्स जो था वो हमेशा इसी पॉइंट से पास कर जा रहा है, ओ से पास कर जा रहा है। सो देयर इज नो टॉर्क, सो वी विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम about O, L initial equals to L final. L initial is m into V naught sine theta into 5r. Tell me, is it right? V naught जिस एंगल पे है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? V naught sine theta होगा ना। सो m into V naught sine theta into perpendicular distance 5r equals to m into V into सीधा सीधा r लिखेंगे क्या? ये B पे लिखा है मैंने। Is that okay? So from here we got V, and what we are getting is 5 V naught into sine theta. This is the velocity at B. Now conservation of energy. By conservation of mechanical energy, energy initial equals to energy final. Initial energy में है half m V naught square. This is the kinetic energy minus G capital M small m upon 5r potential energy equals to half m into V square kinetic energy minus G capital M small m upon r potential energy. क्लियर है? सो थीटा निकालना था, सो सिंप्लीफाई करना है इसे, क्योंकि v बड़ा है इससे ना, तो इसको इस साइड ले लेते हैं और ये वाला टर्म को इधर ले लेंगे। सो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 5r इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। तो स्मॉल m तो कैंसिल हो रहा है, बाकी 1 माइनस 1 अपॉन 5 इज 4 अपॉन 5, सो इट्स कमिंग 8 अपॉन 5 g कैपिटल M अपॉन r इक्वल्स टू v स्क्वायर के जगह पे आप रखेंगे ये 5 v नॉट साइन स्क्वायर, तो वहाँ से v नॉट स्क्वायर भी बाहर आ रहा है, 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। So sin theta equals to root under क्या ये सही है? ये तो गलत हो गया ना, कुछ तो गड़बड़ किया। क्या गड़बड़ हो गया? sin theta has to be sin theta has to be less than minus less than 1, तो ये 1 प्लस समथिंग आ रहा है रूट में। देखो जरा साइन को देख करके बताओ सही लिखा है मैंने? ओके, ठीक है। यहाँ 1 अपॉन 5 यहाँ आएगा,
8g कैपिटल M अपॉन 5r इंटू वी नॉट का स्क्वायर अभी ठीक है ये। उसके बाद 1 प्लस कर देंगे, उसके बाद 1/25 आएगा और उसके बाद रूट कवर लेंगे तो इतना आएगा। नाउ इट इज़ ओके, इट इज़ लेस देन 1, ये 1 से छोटा आ जाएगा। सो साइन इनवर्स करके हम लिख सकते हैं, दिस विल बी द आंसर। सो यू गॉट द आंसर, बताओ मुझे। एक और क्वेश्चन है, बस ये देखना है कि क्या हमें सॉल्व करना है या हो गया ये। विल बी एबल टू सॉल्व इट। A particle is projected from A, which is at 4r distance from the center with speed v1 at angle 30 degree, ठीक है, फ्रॉम द लाइन सेंटर, दोनों के सेंटर को मिलाने वाले लाइन से। फाइंड द स्पीड v1 ऑफ द पार्टिकल इफ पार्टिकल जस्ट ग्रेजेस द सरफेस, ठीक है। तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? अभी अभी ऊपर यही तो किया है। So you have Yes. to apply conservation of angular momentum and conservation of energy to solve this, ठीक है, खुद से कर लोगे इसको। इसका आंसर लगा देता हूं मैं। (8,000/√2). सो ये एज अ क्वेश्चन है, बट इसे हम लोगों ने शायद सॉल्व कर लिया है। जस्ट यू सी एंड कंफर्म मी। गो थ्रू दिस क्वेश्चन। क्या ये डिस्कशन किया है आज? हो गया है ना डिस्कशन ये? Yes. 2 प्लैनेट सिस्टम, देखो ओमेगा निकाला था और मैंने बोला था हर पॉइंट पे डायमेट्रिकली अपोजिट होगा, ओमेगा विल बी सेम। कंपेयर द एंगुलर मोमेंटा एंड kinetic energy. Once you know omega, so you can compare their angular momenta I omega and I omega का रेशियो, तो ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही रेशियो एंगुलर मोमेंटा का रेशियो हो जाएगा। वैसे काइनेटिक एनर्जी का भी रेशियो वही रहेगा, क्योंकि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखोगे तो ओमेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों का, I1/I2। तो ये हो जाएगा। दिस इज समथिंग न्यू, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। Artificial satellite of mass m
of a planet of mass capital M revolve in a circular orbit of radius small n times the radius of the planet. ठीक है, सो ये रहा planet capital M, ये रहा सैटेलाइट स्मॉल m, और planet का जितना रेडियस है उसका n टाइम्स रेडियस पे ये ऑर्बिट में है, like this. In the process of motion, satellite experience slight resistance due to cosmic dust. ठीक है, assuming the resistance force on the satellite depends on force equals to AV square, where A is a constant. Find the time when satellite will stay in the orbit before it fall into onto the planet surface. Calculate the time the satellite will stay in orbit before it fall on the planet surface. So क्योंकि ये ड्रैग फोर्स होगा, so it will be opposite to the direction of motion. किसी भी इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी इधर है, तो ड्रैग फोर्स जो लग रहा है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, AV स्क्वायर. क्योंकि इसका वेलोसिटी कम होगा, तो वेलोसिटी कम होगा तो ये उसके नीचे वाला ऑर्बिट में आएगा, उसके नीचे वाला ऑर्बिट में, उसके नीचे वाला ऑर्बिट में. सो कैन यू आइडेंटिफाई द मोशन ऑफ दिस प्लैनेट अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स? क्योंकि देखो हर ऑर्बिट का ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है gm/r. इसका मतलब क्या होता है कि अगर सैटेलाइट में ये वेलोसिटी है उस रेडियस के करस्पॉन्डिंग, तो वो उस ऑर्बिट में r रेडियस पे रहेगा. लेकिन अगर आपने इसको कम कर दिया, वेलोसिटी को कम कर दिया, तो रेडियस भी चेंज होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो assuming the resistance force on the satellite depends on the velocity like this, where this is constant, calculate the time when the satellite will stay in the okay. देखो यहाँ पे ये थोड़ा रीजनिंग गड़बड़ हुआ है. हमें क्या देखना है कि सेंटर के तरफ इस पे फोर्स लग रहा है F, जो कि gm1m2/r स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है. उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे mv²/r ऐसा होता है ताकि वो उस ऑर्बिट में मूव कर सके. अब जैसे जैसे ये v कम होना शुरू हो जाएगा इस रेजिस्टेंस फोर्स के वजह से, वैसे वैसे रेडियस भी कम होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो gM/r² इक्वल्स टू, लेकिन यही तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है फिर, तो ये एक r कैंसिल आउट हो रहा है, वेलोसिटी कम होगा. तो ये रेडियस क्यों इसमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है? This is the force and this force is to be balanced with this much force. ठीक है, वेलोसिटी कम होगा, ओके सी. ठीक है, ये बैलेंस नहीं करेगा ना, वेलोसिटी कम होगा तो फिर ये वाला जो फोर्स है वो और डोमिनेट कर जाएगा. मतलब ऐसे लिखेंगे gM/r will be greater than mv²/r once velocity will decrease, and therefore जो मास है ना वो प्लैनेट के ऊपर आकर के कोलैप्स कर जाएगा. इसका जो पाथ होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में मोशन था और वेलोसिटी एक फिक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका पाथ मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए.
इज इट? Yes. अगर कोलैप्स करना है इसे तो इस तरह का पाथ होना चाहिए, ठीक है, टाइम निकालना है। सो अगर मैं रेडियल लाइन पे बात करूं तो अल्टीमेटली रेडियल लाइन पे इसने एन आर डिस्टेंस या एन माइनस आर, एन माइनस वन इंटू आर डिस्टेंस कवर करेगा सैटेलाइट जो सरफेस पे फॉल करेगा उसके लिए रेडियल लाइन पे। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है ये अगर हम निकालें तो बात बनेगा। इसे निकालने के लिए मुझे रेडियल लाइन के तरफ वेलोसिटी चाहिए और वो वेलोसिटी डिक्रीज करता हुआ आना चाहिए। तो चलो कुछ ट्राई करते हैं इसमें। व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ इज कि किसी इंस्टेंट पे अगर मैं पकड़ूं इसे, सपोज करो यहाँ पकड़ ले, तो ये रहेगा सेंटर। क्योंकि ये सर्किल नहीं है इसलिए जो डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगा वो इधर रहेगा, विच इज मेकिंग सम एंगल विद द रेडियल लाइन, लेट मी कॉल इट थीटा। So now this theta will have two component, one perpendicular and other along the radial line। ये हो जाएगा v sin और ये हो जाएगा v cos। जैसा मैंने बोला कि मुझे क्या चाहिए, मुझे v cos चाहिए, ठीक है। थोड़ा ये आगे बढ़ेगा तो इसका रेडियस में भी चेंज आ रहा है, ये एंगल d थीटा से चेंज हो जाएगा और इसका रेडियस dr से डिक्रीज कर जाएगा। इस मोमेंट पे इस पे जो फोर्स है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर लग रहा है ए भी स्क्वायर, और दूसरा सेंटर के तरफ एक फोर्स लग रहा है वो है जो भी इस मोमेंट पे रेडियस रहेगा उसके हिसाब से। सो इसका एक कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा और एक इधर। सो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर विल बी g कैपिटल N स्मॉल m अपॉन स्मॉल r स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मैंने रेडियल लाइन पे लिखा है। तो रेडियल लाइन का एक्सेलरेशन मुझे पता लगा, फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो तो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होगा। थीटा इज द वेरिएबल, आर इज द वेरिएबल। इस एक्सेलरेशन को कुछ एफ डैश से डिनोट कर दूं मैं, एफ से। तो सेंटर के तरफ जो एक्सेलरेशन है वो एफ है। सो द एक्सेलरेशन इन द बॉडी इज एफ इक्वल्स टू स्मॉल एम से डिवाइड करेंगे आर स्क्वायर माइनस ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू एम। So what we can do here is we can write either in terms of dv upon dt or we can write it in terms of v dv upon dx।
जो लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो समझ में आया अभी तक क्या कर रहे हैं? हालांकि ये कंक्लूड नहीं हो पा रहा है, बट क्या करने का कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है तुम लोगों को? एनी अदर आइडिया यू हैव? We have to find the time in which the satellite will fall on the earth surface, on the planet. So अगर मैं रेडियल लाइन पे सोचूं, तो रेडियल लाइन पे बेसिकली n-1 r डिस्टेंस को ये कवर करेगा। अगर उधर का वेलोसिटी का आइडिया लग जाए तो हम कुछ इंटीग्रेशन वगैरह करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सर वो रेडियल लाइन का जो इक्वेशन है वो एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ, रेडियल लाइन का इक्वेशन जो है, देखो, किसी मोमेंट पे मैंने क्या पकड़ा कि इधर की ओर वेलोसिटी है, ये ठीक है, जो कि सर्किल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं है, तो रेडियल लाइन के साथ कुछ एंगल थीटा मान लिया। अभी जिधर वेलोसिटी होगा एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट में ही रेजिस्टेंस फोर्स लगता है ना, यस सर। ड्रैग फोर्स जिसको कहते हो। सो इसका इधर कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा, रेडियली आउटवर्ड साइन, और टेंजेंशियली ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा ए भी स्क्वायर कॉस थीटा। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन पे बात नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे रेडियल लाइन पे सोचना था। तो बाहर की ओर फोर्स लग रहा है इतना, और जो सेंट्रल प्लैनेट है वो इसे अपने तरफ खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। यस तो सर। यही लिखा है मैंने यहाँ पे, ये रहा यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस आउटसाइड फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दो ए हो जाता है, इसलिए एक्सेलरेशन को एफ से इंडिकेट किया मैंने। अब ये सेंटर के तरफ एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो वो लिखा है यहाँ पे। एक्सेलरेशन जो होता है dv अपॉन dt होता है। अब ये जो v है वो रेडियल लाइन वाला वेलोसिटी है, जबकि ये जो v है वो जनरल वेलोसिटी है। तो रेडियल लाइन का वेलोसिटी मतलब v साइन थीटा था, v कॉस थीटा था, तो यहाँ पे v कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। लेकिन उससे भी वेलोसिटी निकल के आएगा एक बार में। थीटा को किसी तरह से हटाना पड़ेगा। बहुत सारा चक्कर है। ठीक है, एक बार बुक देख लेते हैं, ठीक है, क्या करना है इसमें। कम से कम ये समझ में आएगा कि कहाँ पे हम स्टिक कर रहे हैं। ना छोटा सॉल्यूशन।
कुछ गड़बड़ क्या क्या समझने में। सो फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू डी वी अपॉन डी टी। बहुत अच्छा, ये केवल टेंजेंशियल डायरेक्शन में थीटा को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है। द वेलोसिटी ऑफ द satellite is this much. इनिशियल वेलोसिटी ले रखा है, टी टाइम पे सैटेलाइट फॉल कर जाएगा अगर, सो फाइनल वेलोसिटी पता लग गया, इनिशियल वेलोसिटी पता लग गया। सो रेडियल लाइन पे, टेंजेंशियल लाइन पे हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। बहुत अच्छा। ये समझ में आया क्या सॉल्यूशन तुम लोगों को? यस गलत किया हुआ है कुछ तो, मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बस सॉल्विंग कर दिया है। इसने क्या बोला ना, देखो कभी भी मोशन होगा तो दो दो डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फिर जो ऊपर पाथ बना है वही होगा। बट इसने क्या किया है कि हर समय सर्किल को मेंटेन कर लिया है। जैसे जब ये एनआर डिस्टेंस पे था तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर लिया, ठीक है, और कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर लग रहा है, तो इसके वजह से v डिक्रीज करेगा, v डिक्रीज करेगा तो ये और करीब आएगा ऐसा, ठीक है। लेकिन जो करीब आ रहा है ना तो दो तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल लाइन पे। इसका डिस्प्लेसमेंट इधर रिजल्टेंट आएगा, जिसे मैंने बोला था कि इसका पाथ ऐसा हो जाएगा। तो ये वो नहीं ले रहा है, ये सीधा कह रहा है कि यहाँ से वो नए ऑर्बिट में आ गया जो कि क्लोज है, और यहाँ पे इसका नया वेलोसिटी होगा, फिर से इस पे पीछे v लगेगा, जिसकी वजह से और स्पीड इसका कम होगा इस मोमेंट पे। ये पोजीशन 1 पे स्पीड कम हुआ तो पोजीशन 2 पे आ गया, पोजीशन 2 पे स्पीड कम होगा तो पोजीशन 3 पे आ जाएगा, पोजीशन 3 पे स्पीड कम होगा तो फिर वो लास्टली यहाँ सरफेस पे आ जाएगा। अब जो सरफेस को हिट करने वाला होगा, मतलब इस डायरेक्शन में, तो कह रहा है कि उस समय इसका वेलोसिटी हो जाएगा √/gm/r। सो इसने ना, मतलब दो प्रॉब्लम है इसमें, या तो ये जो दोनों v लेना है वो हमें कुछ एंगल पे लेना चाहिए, या फिर ठीक है चलो इसने क्या सॉल्व किया है वही बता देते हैं। तो इसने फिर क्या बोला, सीधा सीधा कि AV² इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब dv/dt हो जाएगा। सो dv/v² इक्वल्स टू dt/m इंटू a। इसी का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके t तक, और ये हो जाएगा v1 से लेके v2 तक। ये रहा v1 और यहाँ रहेगा v2। तो v1 क्योंकि nr ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो v1 का सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा gm/nr, v2 का सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा gm/r√कवर, जब कोलाइड करेगा तब। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, बाकी सॉल्विंग है, ठीक है।
बट एक्चुअल पाथ जो मैंने ऊपर लिया वैसे होना चाहिए था, लेकिन उस तरह से लेने पे फिर आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। सो वी विल स्टिक टू दिस सॉल्यूशन। ठीक है ना। 1/v² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/v हो जाएगा, एंड यू हैव टू पुट द लिमिट एंड सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द रिजल्ट। तो मैं उसे यहाँ पे रख देता हूँ। एक बार बस मुझे ये समझना है कि क्या तुम लोग को भी क्वेश्चन से ऐसा कुछ हिंट लग रहा था क्या, कि हमें केवल टेंजेंशियल लाइन पे ही डील करना है इसे, जो वेलोसिटीज है हमेशा टेंजेंशियल लाइन पे लेना है? ऐसा क्वेश्चन से कुछ सजेशन मिल रहा था तुम लोगों को? In the process of motion, the satellite experiences a slight resistance due to the cosmic dust. Assuming the resistance force on the satellite depends on the velocity, this, whereas a is constant, the time the satellite will stay in the orbit before it fall into the planet is. ठीक है। तो हर समय इसमें दो मोशन रहेगा, एक रेडियल डायरेक्शन में और टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो स्पाइरल इनवर्ट का मोशन इसमें आने वाला है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, इसको क्वेश्चन में कम से कम इतना बोलना चाहिए था कि जो v है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, एटलीस्ट इट शुड हैव मेंशन्ड हियर, ठीक है। तो हम इतना अश्योर्ड रहते कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ ऐड अगर कर दें तो जिस तरह से इसने सॉल्व किया है वो सही हो जाएगा। v इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि मैं तो जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जिधर भी रहेगा वो ले लेंगे। अब वो भी ऑर्बिटल नहीं हो सकता है, उसमें दोनों कॉम्बिनेशन होगा, टेंजेंशियल एंड रेडियल बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे इसे मेंशन करना चाहिए क्वेश्चन में कि v इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, तब जाकर के जो बुक का सॉल्यूशन है वो चलेगा इसमें। ओके, सो आई वाज ट्राइंग टू गिव यू द क्वेश्चंस विच कुड बी अ लिटिल चैलेंजिंग। अभी जैसे ये क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कराया हुआ है, यहाँ भी उसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है। कंसेप्ट क्या लगाना है बस ये अगर पता है तो आप आगे मूव कर सकते हो कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। सी इन दिस क्वेश्चन, सन और उसके पास से एक प्लैनेट या कोई भी एक बॉडी, कॉस्मिक बॉडी v0 वेलोसिटी से जा रहा था, ये इन्फानाइट डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, v0। डी को हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, इसका नाम होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, यहाँ ऐसे नाम देना जरूरी नहीं है। तो डी डिस्टेंस पे जा रहा था, जैसे से करीब आएगा सन इसे अपनी तरफ पुल करेगा और इसलिए ये वाला पाथ इसका होगा। इसमें किसी एक पॉइंट पे ये सबसे करीब होगा, ठीक है, और कुछ ऐसे चला जाएगा। जिस समय सबसे करीब का डिस्टेंस होगा इसका, उस समय का कंडीशन होता है कि वेलोसिटी और जो आर होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। इफ यू कैन रिमेंबर दिस कंसेप्ट, बताया मैंने? यस सर। सो जो आर होगा वो मिनिमम डिस्टेंस होगा। क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस बॉडी फ्रॉम द सन। तो इसमें कौन कौन सा वो दो कंसेप्ट है जो लगाना है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी एंड एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम, एंड देन वी हैव टू सिंप्लीफाई इट, ठीक है। ये भी अननोन रहेगा, उसे रिमूव कर देना है और आर निकाल लेना है हमें। सो
ये सारा क्वेश्चन सिंगेज से है, तो इफ यू हैव सिंगेज you can find it in the solved examples. ठीक है ना? आप ये क्वेश्चन और कलर वगैरह देख के पहचान जाते हो ना कौन से बुक से है। सिंगेज देखा है तुम लोगों ने? यस सर। सो कलर क्वेश्चन का पैटर्न्स किस तरह से दे रखा है, सो यू कैन आइडेंटिफाई। और यूजुअली मैंने मैक्सिमम टाइम सिंगेज ही डील किया है, ठीक है, बीच में कभी कभी डीसी पांडे, स्पेस कम पड़ रहा है यहाँ पे। हाँ, अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग चालू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक मास है m प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली above the earth's surface with a velocity of this much, ठीक है। find the maximum height attained by the body, minimum speed of the body, work done by the gravity in motion up to the maximum height, ठीक है। सबसे पहले ये जो वेलोसिटी है, क्या ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है? ऑर्बिटल वेलोसिटी जैसा क्वेश्चन कह रहा है, इसका मतलब ये बाउंड सिस्टम है तो इसके वेलोसिटी से कम है। कैसे है वो देखो। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला gm/r, ठीक है, इसे हम रूट अंडर gr भी कहते हैं। r से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो gm/r² स्मॉल g बन जाएगा, तो उससे ज़्यादा है। लेकिन ये 4/3 जो है ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1.33 आ रहा है, तो ये 2 से कम है। तो यस, v0 जो है वो v और ve से के बीच में है। समझा क्या ये? यस। सो ये इसका पाथ कैसा होगा? तो इसका पाथ ऐसा हो जाएगा, इफ यू कैन रिमेंबर दिस, ये मैंने सिखाया है तुम लोगों को, जिसमें जो सेंटर होगा वो वन ऑफ द फोकस बनेगा और अभी वाले में जहां से प्रोजेक्ट किया है उसके करीब में रहेगा फोकस, ठीक है। सो ओवरऑल दिस इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यहां था मास m, यहाँ पे कैपिटल M रहेगा विच इज वन ऑफ द फोकस ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल पाथ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड बाय द बॉडी। तो हमें क्या करना है, O पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट M है, कॉल इट O, यहां से मुझे क्या करना होगा, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट ले लेंगे क्या। ऊपर का पॉइंट को A बोला तो नीचे का पॉइंट B, यही है मैक्सिमम हाइट ना। फिर ये तो अर्थ है ही, ये सरफेस था, तो यहां से सबसे दूर का पॉइंट तो B दिख रहा है, सो B इज द मैक्सिमम हाइट, राइट। तो B पे डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, इधर है, कॉल इट V, और आप VB कह सकते हो, यहाँ V0 है। तो अगर मुझे ये डिस्टेंस R निकालना है ना, R' निकालना है, या D बोल देते हैं इसे, तो उसके लिए मुझे VB चाहिए। कैन यू टेल मी हाउ विल वी गेट दिस VB? बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या ये V0 इंटू R इक्वल्स टू VB इंटू D होगा?
लेट अस टेक दिस डिस्टेंस एज डी। m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। ये वाला टर्म क्या है? एंगुलर मोमेंटम है ए पे, और ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम है बी पे। सो m को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो सीधा सीधा यहां से तुम्हें वी बी मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डी, वी नॉट इंटू आर अपॉन डी। दूसरा कंसेप्ट क्या लगाओगे? ये तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बिटवीन ए एंड बी लगाया। दूसरा कंसेप्ट आप लगाने वाले हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, राइट? सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से एनर्जी एट ए बराबर एनर्जी एट बी ऑफ द सिस्टम। So it will be half into small m into V naught square, that is 4/3 gr, minus capital M small m into g upon r, equals to half m VB square minus capital M small m upon d होगा क्या? Go through this line and tell me. A पे total energy and then B पे total energy. यस। यहाँ पे r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला पूरा टर्म जो हो जाएगा वो g कहलाएगा, स्मॉल g। ये सब याद रखना है, रिवीजन करो, ठीक है? नोट्स को ढंग से बना लो। सो द होल एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्टेड लाइक 2/3 mgr माइनस mgr इक्वल्स टू हाफ m vb के जगह पे ये जो निकाला था वो रख देंगे, तो v नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस एम जी आर स्क्वायर अपॉन डी। यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है? नाउ व्हाट इज गेटिंग कैंसल्ड इज एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ रहा है माइनस एम जी आर अपॉन 3 इक्वल्स टू 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक में जाएगा ये एम जी आर स्क्वायर अपॉन डी, सो इट्स गोइंग इनटू क्वाड्रेटिक। एक आर भी कैंसिल हो रहा है ना, 1 r is also cancelled. So d square g upon 3 equals to 1/2 v naught square r g r into d. So d square g minus 3 g r d plus 3/2 v naught square r equals to 0. ये आएगा after taking LCM, is it? Yes, it is. Now we have to simplify for d, minimum distance between them. तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है? d इक्वल्स टू 3gr प्लस माइनस 9gr स्क्वायर minus 4 into this, so 6 v naught square r upon 2d square, ठीक है? तो प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? यहाँ पे v naught इज ऑलरेडी गिवन ना, ये v naught मैंने पुट क्यों नहीं किया? क्या कैलकुलेशन को फंसा के रखा है? 6 into 4/3
इंटू जी आर, और एक आर पहले से बाहर है तो जी आर स्क्वायर, 8 जी आर स्क्वायर। सो ये आ रहा है 8 जी आर स्क्वायर, और 9 जी आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो केवल जी आर स्क्वायर आएगा, तो जी आर आ जा रहा है। ऊपर ही मुझे सॉल्व कर लेना चाहिए था। 3 जी आर प्लस माइनस जी आर अपॉन 2d, ये 2d क्यों लिखा मैंने, 2g लिखना है यहाँ पे, ठीक है, 2g ओनली। तो देखो यहाँ से प्लस लोगे और माइनस लोगे तो दोनों वैल्यू d का आ जाएगा, एक a वाला पोजीशन देगा और एक b वाला पोजीशन देगा, ठीक है। व्हेन आई टेक माइनस, माइनस लेने पे ये आ जा रहा है d बराबर r। व्हेन आई टेक प्लस तो d बराबर क्या आ रहा है, 2r आ जा रहा है। सो दिस इज दैट डिस्टेंस व्हेन द, दिस इज द फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम द प्लैनेट, 2r। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड कहाँ पे होगा, बी पे ही होगा ना वैष्णव? यस सर। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से बी पे जो सबसे ज़्यादा दूर का पॉइंट है वहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। लास्ट में कहता है व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी इन द मोशन ऑफ द बॉडी अप टू द मैक्सिमम हाइट। मतलब आर से ए से बी पे आने में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, तो क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखें? यहाँ पे यस फोर्स इनटू सर। डिस्प्लेसमेंट से मत चले जाना, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ए और बी दोनों पे लिख लोगे और फिर दोनों को सीधा सीधा सब्सट्रैक्ट करोगे, दैट विल बी द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। बस माइनस साइन लगाना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो बाय गिविंग यू दीज एग्जांपल्स, ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम्पल था सिंगेस का सॉल्व एक्सरसाइज जो आता है ना, टफ क्वेश्चंस का एक कलेक्शन होता है लास्ट में चैप्टर के एंड में, उसमें ये क्वेश्चन लास्ट वाला था। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने पूरा क्वेश्चंस को कवर अप एक तरह से कर लिया है कि कौन कौन से वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था उसके साथ कनेक्ट करके आप कर सकते हो, ठीक है। लास्ट वाले लिख नहीं रहा हूं मैं, लेकिन जो कंसेप्ट डिस्कस किया है बुक ने भी वैसे ही किया है, तो ये बस लगा देता हूँ। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा। सो वी हैव डन फॉर द डे, ग्रेविटेशन कंप्लीट कर लिया। आज न्यूमेरिकल डे था तो हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स इसका करके कंप्लीट किया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट विल कम टू कैपेसिटर। सो एनी अदर क्वेश्चन यू हैव, एनी अदर इशू? चल रहा है सबका पढ़ाई?